हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज आप लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब। आज की इस वीडियो में आज आप लोग वर्ब के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है वर्ब और यहाँ पे लिखे हुए इसके डिफिनीशन। इसके डिफिनीशन को पढ़े और इसे मैं अच्छे से आपको समझाऊं। इससे पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए अब पढ़ लेते हैं वर्ब को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब। अब वर्ब होता क्या है तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे हिंदी में इसकी डिफिनीशन दिए गए हैं, तो पढ़िए। कह रहा है वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। इंग्लिश में कहेंगे तो कहेंगे अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। क्या करता है ये कि वह शब्द है, वर्ब क्या है, एक ऐसा शब्द है जिससे कि किसी के कार्य, या फिर इंग्लिश में क्या है तो अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन। क्या इंडिकेट करता है, ये एक्शन बताता है, नहीं पोजेशन बताता है, दैट मीन्स कि अधिकार बतलाता है। एक्शन हो जाता है कार्य, नहीं काम, और पोजेशन अधिकार बतलाता है, रिलेशन बताता है, साथ ही साथ स्टेट ऑफ बीइंग या उसकी क्या कह रहा है अवस्था को बताता है। एग्जाम्पल इसका देखें तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख पाएंगे। यहाँ पे तो देखें कि लिखा हुआ है कि लाफ, इट, गो, रन, प्ले, एम, इज, आर, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, एटसेट्रा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए समझिए इसे वर्ब को कि वर्ब होता क्या है। वर्ब दैट मीन्स, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। दैट मीन्स आई एम टीचिंग। क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाना जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है, एक वर्क है। ये क्या है, वर्क है। तो पढ़ाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीच। तो टीचना क्या हो गया, ये एक वर्ब हो गया। टीच क्या हो गया, एक वर्ब है जिससे कि काम हो रहा हो, जिससे लगे एक ऐसा वर्ड जिससे आपको ये इंडिकेट हो कि उससे काम हो रहा है, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो टीच हो गया वर्ब। अब आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, रीड। तो पढ़ना भी क्या है, ये भी एक वर्ब है। पढ़ना भी क्या है, एक वर्ब है, क्योंकि आप भी क्या कर रहे हैं, एक वर्क कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। एक्शन मतलब काम। नहीं, एक्शन मतलब ये मत सोचिएगा कि सिर्फ मूवी में जो एक्शन होते हैं ना वही एक्शन, मतलब वो जो काम ही होते हैं उसे कहते हैं। एक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, काम, कार्य। नहीं, तो जिससे एक ऐसा वर्ड जिससे आपको लगे कि काम हो रहा है, क्या हो रहा है, वर्क हो रहा हो, एक्शन हो रहा हो, लगे कि जिससे अधिकार जताया जा रहा हो, जिससे कि संबंध बताया जाता हो, या फिर उसकी अवस्था को बताया जाए, उसे क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया था यहाँ पे कि लाफ, हंसना। आप हंसते हैं तो क्या कर रहे हैं, एक वर्क हो रहा है। खाना खा रहे हैं, इट वर्क है। आप जा रहे हैं, गो वर्क है। रन एक्शन है, ये भी नहीं मतलब वर्क है, एक्शन कह लीजिए या वर्क कह लीजिए। प्ले वर्क है। एम, ये आपको क्या करता है, बस सिर्फ रिलेशन जोड़ता है। नहीं, इज, आर, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड। नहीं, तो इन सबों का सेंटेंस में आपने यूज देखे। कहाँ पे, आप इसको सेंटेंस में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में बात आएगी। तो चलिए देखते हैं इसके यूज सेंटेंस में। देखिए लिखा हुआ है चिल्ड्रेन प्ले। क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रेन प्ले, कि बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो प्ले जो हो गया ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। बच्चा तो है, तो चिल्ड्रेन क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है। और क्या कर रहा है बच्चे, तो खेल रहे हैं। तो एक्शन जो हो रहा है ना, काम क्या हो रहा है उसका, खेलना। तो यहाँ पे जो ये हो गया, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या हो गया, वर्ब हो गया। कौन सा, तो ये प्ले। प्ले क्या है यहाँ पे आपका, ये एक वर्ब है, तो एक्शन बतला दिया।
दूसरा सेंटेंस देखें तो कह रहा है आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अब यहाँ पे देखें तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें आपको ना आप क्या कर रहे हैं, अधिकार जतला रहे हैं। आप कहते हैं ना कि मेरे पास ना एक कलम है, क्या कहते हैं, आप कहते हैं आई हैव अ पेन, कि दैट मीन्स कि आपके पास क्या एक कलम है। इसका हिंदी करेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे पास एक कलम है। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपना अधिकार जता रहे हैं। अधिकार जतलाना दैट मीन्स यहाँ पे जो हो गया ये हैव यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया वर्ब। हैव क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो ये क्या बताया, फर्स्ट ये बता रहा था एक्शन, नहीं ये फर्स्ट वाला क्या बता रहा था, एक्शन, और एक्शन बतलाए तो क्या होता है, वो वर्ब होता है। यहाँ पे हैव क्या बता रहा था, पोजेशन, POSSESSION, पोजेशन। अब थर्ड नंबर सेंटेंस देखें तो इसमें कह रहे हैं दे आर हैप्पी। तो यहाँ पे आप देखें तो वो कैसा है, नहीं, तो वो खुश है, खुश है। तो यहाँ पे जो वर्ड आया आर, ये क्या कर रहा है, ये एक वर्ब है, और ये क्या कर रहा है, उसकी अवस्था को बता रहा है। क्या कर रहा है, अवस्था को बता रहा है। तो इसे कह सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, नहीं कि वो कैसे हैं, तो खुश हैं। तो क्या काम किया, ये आर क्या कर रहा है, उसको रिलेट करने का काम कर रहा है। अवस्था कह लीजिए, नहीं क्या कर रहा है, उसका अवस्था को बता रहा है। तो फर्स्ट में क्या बताया, एक्शन, फिर बता रहा था पोजेशन, और यहाँ पे था स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये जो वर्ड होते हैं ना, इसे ही क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। चलिए तो अब जानते हैं कि वर्ब के काइंड कितने हो जाते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ इंग्लिश वर्ब को दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, तो लिखा हुआ है कि दो मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो फर्स्ट है लेक्सिकल वर्ब, कौन सा, लेक्सिकल वर्ब फर्स्ट, और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब। फर्स्ट है लेक्सिकल वर्ब्स और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, अब लेक्सिकल वर्ब के एग्जांपल आप देख ले तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कम, गो, इट, ड्रिंक एटसेट्रा। और ऑक्सिलरी वर्ब का एग्जांपल देख ले तो लिखा हुआ है एम, इज, आर, वाज, वर एटसेट्रा। ठीक है, तो ये तो हुआ इसके एग्जाम्पल। अब इसको समझें कैसे, डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए इसके डिफिनीशन पढ़िए। फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि इनका स्वतंत्र अर्थ होता है, डैट मीन्स कि लेक्सिकल वर्ब जो होते हैं ना, ये जो होते हैं इनका क्या होता है, एक अपना मीनिंग होता है। नहीं जैसे कि मैं एग्जांपल कहूँ कम, तो कम का क्या होता है, आना, गो जाना, इट खाना, ड्रिंक पीना। तो इसका क्या एक अपना मीनिंग होता है। तो कहा कि इनका स्वतंत्र अर्थ होता है और ये वाक्य में मुख्य क्रिया, कौन से, मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। डैट मीन्स कि मेन वर्ब के तौर पे जो वर्ड यूज किए जाते हैं ना, वो कौन से होते हैं, वो लेक्सिकल वर्ब होते हैं। मुख्य क्रिया के रूप में जो वर्ड यूज किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब। ठीक है, अब है कि ये होते कितने टाइप के, अब लेक्सिकल वर्ब की देखिए, वर्ब को बांटा गया था दो भाग में, लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसके अंदर आते हैं कि इसके जो होते हैं लेक्सिकल वर्ब के ना 5 रूप हो जाते हैं। लेक्सिकल वर्ब के कितने रूप हो जाते हैं, तो 5 हो जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो होता है वो होता है बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। नहीं तो चलिए बेस फॉर्म को देखते हैं। बेस फॉर्म क्या होता है, देखिए बेस फॉर्म के एग्जांपल देख लीजिए। जो आप जनरली जो वर्ड यूज करते हैं ना, वो क्या होते हैं, बेस फॉर्म होते हैं। जिसे हम कहते हैं MV1, नहीं मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना, उसे क्या कहते हैं, बेस फॉर्म कहते हैं, MV1 को। नहीं तो यहाँ पे इट हो गया, गो हो गया, लाफ हो गया, ये सब के सब क्या होते हैं, बेस फॉर्म होते हैं। नहीं क्योंकि जब जनरली आप जब शुरू करते हैं, जब वर्ब कुछ भी बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं, इट बोलते हैं, एट नहीं बोलते हैं। नहीं जनरली जो वर्ड बोला जाता है वो क्या बोला जाता है, इट से ही चेंज किए जाते हैं। नहीं दैट मीन्स कि पहला जो होता है वो बेस फॉर्म है, नाम ही है बेस, तो बेस फॉर्म से आप इसको बनाते हैं। पास्ट फॉर्म क्या होता है, बेस फॉर्म से बनाया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल भी क्या होते हैं, इसी बेस फॉर्म से ही बनाए जाते हैं। नहीं तो ये हो गए बेस फॉर्म के एग्जाम्पल। अब है कि पास्ट फॉर्म को देखें तो इससे ये इसका क्या कहते हैं, इसको ना V2 कह सकते हैं। ये वर्ब का दूसरा रूप है। ये जो फर्स्ट है वो क्या था, मैंने कहा ना कि इसे क्या कहेंगे, MV1 मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसे आप कह सकते हैं MV2
मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इट का बन जाता है एट, गो का हो जाता है वेंट, लाफ का हो जाता है लाफ्ड। ठीक है, और ये इसे कहते हैं V3 कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं? V3 वर्ब का तीसरा रूप होता है। तीसरा में क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। देखिए इट फास्ट V2 में बना एट और V3 में बन जाएगा ईटेन। गो से बना वेंट और वेंट से बन जाएगा गॉन। लाफ से लाफ्ड V2 और V3 भी लाफ्ड ही रह जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके और आगे देख लेते हैं। दो और काइंड्स, दो और फॉर्म जो है वो देखिए आपके स्क्रीन पे। एक हो जाएगा चौथा में ING फॉर्म। ING फॉर्म में सारे जो मेन वर्ब होते हैं ना उसमें क्या करिए ING जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे सब में लिखा हुआ है, दिख रहा है ना। डी नंबर में देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा लिखा हुआ ईटिंग में ING, ईट में ING जोड़ दिया गया, बना दिया गया ईटिंग। गो में ING जोड़कर बना दिया गया गोइंग, और लाफ में जोड़कर बना दिया गया लाफिंग। ईटिंग, गोइंग और ये रहा लाफिंग। तो ये हो जाते हैं ING फॉर्म, जिसको V4 भी कहा करते हैं। MV4 नहीं, MV4 भी यदि आपको समझ दिखा रहा है कहीं पे तो समझ जाना है कि वो कौन सा फॉर्म है। वो ING फॉर्म को ही बताया जाता है, ING फॉर्म को। ये देखिए ये S और ES फॉर्म, ये जनरली जो यूज किए जाते हैं ना, इसका यूज होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। किसमें? प्रेजेंट इंडिफिनिट में होते हैं। इसका यूज किया जाता है, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज किए जाते हैं। इट से बन जाता है इट्स, गो से गोज, लाफ से लाफ्स, इटसेट्रा। ये जो होते हैं ना ये हो जाते हैं, मैंने कहा ना इसे किस में यूज करते हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में। ये सिर्फ एक ही जगह यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ये वर्ब का यूज किया जाता है। इट्स का, गोज का, लाफ्स का, ये सब जो होते हैं किस में यूज किए जाते हैं, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूज किए जाते हैं। तो ये हो गए यहाँ पे इसके लेक्सिकल के 5 फॉर्म। क्या हो गए? लेक्सिकल के 5 फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट 2 नंबर में था ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? देखिए ऑक्सिलरी वर्ब में लिखा हुआ है कि इनका कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता, इनका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। प्रयोग के आधार पर इनके अर्थ बदलते रहते हैं। इनका प्रयोग टेंस, वॉइस, मोड, क्वेश्चंस और निगेटिव बनाने में होते हैं। मतलब निगेटिव क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव कह लीजिए। क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं, और या फिर निगेटिव सेंटेंस नहीं। इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। किसका? ऑक्सिलरी वर्ब का। जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में आपको दिखेगा यहाँ पे इसके कि क्या क्या है। एम है, इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीन, बीइंग, शैल, शुड, वुड, will, would, can, could, may, might, must, out, need, dare, use, to। ये सब के सब क्या हो जाते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये सब के सब? तो ऑक्सिलरी वर्ब हो जाते हैं। इसका आपको देखेगा तो यहाँ पे देखिए कि एम का मीनिंग क्या होता है? क्या होता है? इज का है। तो ये जो है इससे आपको क्या कोई एक्शन या कुछ ऐसा पता चलता है क्या? अर्थ कोई स्वतंत्र है इनका? कोई मीनिंग है का क्या? अब कुछ है तो किसी वर्ड में अंत में यूज करेंगे ना, कि मैं एक लड़का हूँ, तो आपको क्या करेगा? वो एक सिर्फ उसके साथ रिलेशन जोड़ने का काम कर देगा। इससे कोई अपना मीनिंग इसका कोई खास नहीं है, जिससे कोई अर्थ इसका आपको नहीं है। हूँ का क्या कुछ मतलब नहीं होता है, हूँ का नहीं। लेकिन आप कहते हैं खाना, इट, तो खाना वर्ड हो जाता है ना। जाना, इसका क्या एक अपना अर्थ होता है। तो लेक्सिकल वर्ब का अपना अर्थ होता है और ऑक्सिलरी वर्ब का कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होते हैं। और यहाँ पे है इसके ये एग्जाम्पल, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा इसके एग्जाम्पल्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट में कुछ लिखा हुआ है, पढ़िए। नोट में कह रहा है कुछ वर्ब जैसे कि डू का प्रयोग लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी होता है। नहीं, जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि डू जो होता है वो क्या होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। डू क्या होते हैं? डू जो मैं लिख रखा था वो मैं लिख रखा था ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जाम्पल में, नहीं किसमें था? ऑक्सिलरी वर्ब के एग्जाम्पल में। लेकिन कह रहा है बुक में कि डू जो है ना ये क्या है? लेक्सिकल वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। डैट मीन्स कि मेन फॉर्म, मेन वर्ब के रूप में भी। मैं बताऊंगा आगे कि लेक्सिकल वर्ब को क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। नहीं तो लेक्सिकल लेक्सिकल वर्ब को ही क्या कहते हैं? मेन वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। तो इसलिए डू जो हो जाएगा वो ऑक्सिलरी के साथ साथ क्या हो जाएगा? मेन वर्ब भी हो जाएंगे।
जैसे कहा कि आई डू माई ड्यूटी, तो यहाँ पे जो डू है वो क्या है, एक लेक्सिकल वर्ब है। क्या है ये, एक लेक्सिकल वर्ब है। यहाँ कह रहा है कि डू का अर्थ करना है। डू का अर्थ क्या है, करना है, नहीं कि मैं अपना ड्यूटी करता हूँ। इसलिए यहाँ पे ये जो है डू क्या हो गया, लेक्सिकल वर्ब हो गया। यहाँ पे डू क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होके क्या हो गया, लेक्सिकल वर्ब हो गया। नेक्स्ट बी में देखिए तो कह रहा है कि डू यू नो मी, तो यहाँ पे जो डू है वो क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है यहाँ पे डू, ऑक्सिलरी वर्ब है। क्यों, क्योंकि यहाँ कह रहा है डू का प्रयोग प्रश्न करने में किया गया है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। इसका हिंदी क्या करते हैं आप, क्या आप मुझे जानते हैं। डू यू नो मी मीन्स क्या होता है, क्या आप मुझे जानते हैं। तो यहाँ पे जो है वो डू का कोई मीनिंग अपना नहीं है, क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं। और क्या का मीनिंग जो होता है, अब क्वेश्चन इसका हिंदी क्या क्या है, मैंने क्या बताया इसका हिंदी, हिंदी क्या होता है कि क्या आप मुझे जानते हैं। और क्या का जो होता है, क्या का हिंदी तो डू होता नहीं है, क्या का क्या होता है, व्हाट होता है ना। तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या से तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसका हिंदी आप करते हैं तो क्या कहते हैं, क्या आप मुझे जानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे डू का यूज सिर्फ किया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन इसका कोई अर्थ यहाँ पे अपना मीनिंग नहीं है। यहाँ इसका कोई क्या है, शाब्दिक अर्थ नहीं है। अतः इस वाक्य में डू जो है वो क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। यहाँ पे डू क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आई होप की बात यहाँ पे ये क्लियर आपको हो गई होंगी कि लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो डू जो है वो आपको लेक्सिकल वर्ब के तौर पे भी यूज होते हैं और डू ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे भी यूज किए जाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कह रहा है कि वाक्य के प्रयोग के, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर, नहीं वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब्स को दो वर्गों में बांटा गया है। वहां पे था वर्ब, वर्ब को कितने भागों में बांटा गया था, दो भागों में। लेकिन यहाँ पे है वर्ब को जो है वाक्यों में प्रयोग के आधार पर, वर्ब को जो है वर्ड मतलब सेंटेंस में जो है ना उसके यूजेज, उसके प्रयोग, उसका जो यूज है उसके आधार पर वर्ब को क्या बांटा गया कि दो भागों में बांटा गया है। तो वर्ब जो है पहला फॉर्म वो किस रूप में यूज हो सकता है, वर्ब एक तो मेन वर्ब के तौर पे यूज हो सकता है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो सकता है। नहीं, मेन वर्ब को क्या कहते हैं, प्रधान या मुख्य क्रिया। पता है आपको कि वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। तो एक तो उसे मेन वर्ब की, मैं बार बार कह रहा था ना लेक्सिकल वर्ब को मेन वर्ब, मैं बताऊंगा आगे लिखा हुआ आपको कि मेन वर्ब लेक्सिकल वर्ब को ही कहते हैं। तो मेन वर्ब, और दूसरा यूज होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब कौन होते हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को क्या कहते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मतलब जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे ही यूज किए जाते हैं। जैसे कि देखिए मेन वर्ब को पहले देखिए, कह रहा है कि जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वो क्या कहलाती है, वो मेन वर्ब कहलाती है। जो क्रिया, डेट मीन्स क्रिया यहाँ पे शुद्ध, चूंकि हिंदी लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध हिंदी, तो इस क्रिया को समझिए वर्ब। क्या समझना है आपको, वर्ब। कह रहा है कि जो जिस वर्ब कह लीजिए यहाँ पे कि जो वर्ब किसी वाक्य में अकेले मतलब सिंगल आ रहा है या फिर सहायक क्रिया के साथ आती है, डेट मीन्स कि एक हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आएगा, कौन आएगा, तो मेन वर्ब आएगा। लेकिन मेन वर्ब हमेशा मेन वर्ब ही रहते हैं, क्रिया के साथ आती है तो वो क्या कहलाती है, मेन वर्ब कहलाती है। द वर्ब used alone or together with helping verbs are called main verb। नहीं, चलिए इसके सेंटेंस में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में बात आएगी। देखिए यहाँ पे देखिए एक 4 सेंटेंस आपको यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। फर्स्ट में लिखा हुआ आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। अब यहाँ पे आप देखिए आई एम रीडिंग में तो देखिए यहाँ पे ना दो वर्ब है, एक है एम और दूसरा है रीडिंग। लेकिन मैं यहाँ पे कर रखा हूँ कलर रीडिंग को। अब क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे जो रीडिंग है ये क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। ये क्या है, मेन वर्ब है। और एम जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है। एम क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। क्योंकि मीनिंग जो है, अर्थ यहाँ पे स्वतंत्र किसका है, रीडिंग का, कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो हूँ का मीनिंग तो एम दे रहा है ना, तो ये तो सिर्फ हेल्प कर रहा है। लेकिन रीडिंग जो है वो क्या है, एक स्वतंत्र मीनिंग है नहीं। और रीडिंग एक क्या हो जाएगा, एज अ मेन वर्ब यूज यहाँ पे हो रखा है। आई लव हर, तो यहाँ पे जो लव हो गया वो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। यहाँ पे क्या है, ये लव
मेन वर्ब है। यहाँ रीडिंग, जहाँ मैं तो कलर ऑलरेडी पहले से कर ही रखा हूँ, तो जितने भी कलर है ना ये सब के सब क्या है, मेन वर्ब है। तो देखिए रीडिंग तो मेन वर्ब हो ही गया, लव भी हो गया और डू भी हो गया। क्योंकि मैंने पीछे भाई बता रहा था ना कि डू जो होता है वो क्या होते हैं, वो लेक्सिकल वर्ब के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं, नहीं, जबकि होते क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। तो लेक्सिकल वर्ब को मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो किस नाम से इसको क्या कहेंगे, और तो उसको मेन वर्ब भी कह सकते हैं लेक्सिकल वर्ब को। अब एक आता है यहाँ पे क्वेश्चन, आपको अब मन में आएगा कि क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर 4 में कि एम सर यहाँ पे तो है, लेकिन एम तो आपने बताया था कि ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। कौन से होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन आप यहाँ पे इसे कलर कर रखे हैं, डैट मीन्स कि यहाँ पे जो एम है वो क्या है, एक मेन वर्ब है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे एम जो है वो मेन वर्ब भी है, यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, मेन वर्ब है। अब कैसे पता करेंगे कि ये मेन वर्ब भी है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिए कि जब आपने अभी क्या पढ़ा है, दो पढ़ा है ना, एक लेक्सिकल वर्ब और दूसरा आपने पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आपने अभी हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन नहीं देखा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या होते हैं। कि देखिए जब कभी भी आपको एक ऐसा वर्ड जिससे आपको कि एक्शन पता चल रहा हो, तो रीडिंग आपका क्या है, एक एक्शन वर्ड है, लेकिन एम्स आपको एक्शन वर्ड नहीं है। एक्शन वर्ड है क्या, बिल्कुल नहीं, ये कोई एक्शन आपको नहीं बता रहा है। तो ऐसे वाले वर्ड जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, या फिर इसको कह लीजिए ऑक्सिलरी। लेकिन ये मेन वर्ब के तौर पे भी हो जाते हैं कब, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग मेन वर्ब है। नहीं, एम जो है यहाँ पे क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है और रीडिंग है मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब हो गया, क्यों, क्योंकि जब सेंटेंस में वर्ब एक ही हो ना, कितने हो, एक ही हो, तब जाकर वो क्या हो जाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो मेन वर्ब हो जाएगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब भी दिया हो लेकिन उस सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो, तो वो क्या कहलाएगा, मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो मेन वर्ब। तो आप यहाँ पे देखें तो इसमें भी रीडिंग के साथ साथ एम था, इसमें तो लव था ही, तो लव तो मेन वर्ब होते ही है। यहाँ पे देखें तो विल और डू दोनों वर्ब थे, लेकिन विल जो है यहाँ पे क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, और डू जो है वो मेन वर्ब है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही वर्ब नजर आएगा, एम, इसीलिए यहाँ पे जो एम है वो क्या है, मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है ये, मेन वर्ब। तो आई होप कि बात यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गई होंगी कि बात यदि सिंपल सा है कि सेंटेंस में यदि है, ये तो चूंकि हमेशा रीड, रन, राइट ये सब हमेशा मेन वर्ब के तौर पे ही आएंगे, लेकिन आपको इज, एम, आर, वाज वर्ड जो होते हैं ना, कौन कौन से, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब आपको एज अ हेल्पिंग वर्ब और एज अ मेन वर्ब दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बातें आपको क्लियर अब हो गई होंगी। यदि बातें समझ में आ रही है, बात क्लियर हो चुकी है, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। देखिए अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है नंबर 2 में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, कह रहा है कि जो क्रिया, दैट मीन्स कि जो वर्ब टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है, वो क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। इंग्लिश में कहेंगे अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म अ टेंस, वॉइस और मूड एटसेट्रा। तो क्या कह रहा है कि आपको हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाएगा, कि वो क्या करता है, प्रधान, दैट मीन्स कि मेन वर्ब की क्या करता है, उसकी सहायता करता है। क्या करता है, उसकी सहायता करता है। हेल्पिंग वर्ब नाम ही है हेल्प करना, दैट मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो क्या करता है, मेन वर्ब की सहायता करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई एम रीडिंग। अब आई एम रीडिंग में एम क्या है, तो यहाँ पे जो कलर किए गए हैं वो सब के सब हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, किसकी मदद कर रहा है, तो रीडिंग से पहले आया है और रीड की सहायता कर रहा है। ही विल गो, गो यहाँ पे आपका मेन वर्ब है और विल जो है यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर कह रहा है माई ब्रदर हैज़ कम, तो कम आपका मेन वर्ब है और हैज़ यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है। यू शुड डू दिस, यू शुड डू दिस, तो डू जो है यहाँ पे मेन वर्ब है
और शुड जो है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, चलिए बात यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब कभी भी आपको ना दो वर्ब या दो से अधिक वर्ब जब आ जाए ना, तो याद रखिएगा कि जो फर्स्ट वाला होता है ना, फर्स्ट वाला ये हेल्पिंग वर्ब होता है। फर्स्ट वाला क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है, और बाकी बाद वाले सब क्या होते हैं? मेन वर्ब हो जाते हैं। ठीक है, देखिए इसी बात को यहाँ पे आपको मैं आपको दिखाऊंगा, लिखा हुआ देखिए, समझिएगा इन बातों। कह रहा है कि इन ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब कि ये जो है ना यहाँ से यहाँ, ये सब के सब ऑक्सिलरी वर्ब है। क्या है? ये सब के सब ऑक्सिलरी वर्ब है। तो कह रहा है कि इन ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी होता है। नहीं, मतलब जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है उनका प्रयोग किस रूप में होता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज किए जाते हैं। यहाँ देखिए, इज, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, shall, will, can, could, may, might, must, ought, should, would, need, dare, used to। इनका यूज किस में किया जाता है? तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल से देखें तो ही इज रेडी, ही इज रेडी। अब यहाँ पे जो इज है वो चूंकि अकेला आया है, इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं गिवन है, इसलिए यहाँ पे जो इज है हो गया वो कौन सा हो गया? मेन वर्ब हो गया। बी नंबर सेंटेंस में देखो तो लिखा हुआ ही इज गोइंग। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा इज के साथ साथ एक और वर्ब आया गोइंग, इसलिए जो इज है वो ये इज अब बन गया हेल्पिंग वर्ब। ऊपर वाले सेंटेंस में यही इज क्या था? मेन वर्ब, और दूसरे में हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ आपसे कि जब कभी भी ये जो मेन वर्ब, ओरिजिनल मेन वर्ब नहीं होते ना, ये ना डुप्लीकेट वाले, मान लीजिए से ना आप इस तरीके से समझिए कि ये जो इज, एम, आर, ये जो है ना ये सब ना बन सकते हैं। क्या हो सकते हैं? मेन वर्ब बन सकते हैं। ये मेन वर्ब होते नहीं है। ये सब के सब क्या होते हैं? मेन वर्ब। ये जी है ना, ये सब के सब ये मेन वर्ब होते नहीं है, ये मेन वर्ब बन जाएंगे। लेकिन ये गो, रन, राइट, रेड, टीच, ये सब के सब क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं, और वो हमेशा मेन वर्ब ही रहेंगे। नहीं, रन लिख लीजिए, टीच लिख लीजिए, जिससे कि आपको एक्शन पता चले ना, जिससे कि काम होने का पता चले, वो सब के सब क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आपने देखा कि ये इज एक जगह पे हेल्प मेन वर्ब है, और दूसरे वाले में ये इज हेल्पिंग वर्ब है। मतलब सिंपल सी है कि जब हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो उसको क्या करता है? इसको ना छोटा बना देता है। ये बेचारे को कहता है तू अब सपोर्ट कर, मैं यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। नहीं, यहाँ पे तो हीरो दिखा रहा था कि मेन वर्ब बना हुआ था, लेकिन जैसे ही ओरिजिनल मेन वर्ब आया, इसे बना दिया गया बस एक छोटा सा आदमी, नन्हा मुन्ना, कि आप ना बस मेरे सपोर्ट में रहो, मैं देख लूँगा बाकियों को। तो यहाँ पे इज जो हो गया, ये क्या हो गया? ये हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग हो गया यहाँ पे मेन वर्ब। चलिए इसी बात को यहाँ पे अब नोट में इसे देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा। देख रहा है कि किसी भी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया, दैट मीन्स कि एक ही वर्ब हो ना, तो वह क्रिया जो, वह वर्ब जो है वो क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जब एक ही वर्ब, जैसे कि आई हैव अ डॉग, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वर्ब है हैव, और हैव यहाँ पे हो गया मेन वर्ब। ही इज अ बॉय, यहाँ पे इज क्या है? एक ही वर्ब है, तो इज यहाँ पे हो गया मेन वर्ब। तो मैं वही बात जो कह रहा था, पीछे बता रहा था नहीं, कि जब एक ही वर्ब हो ना तो वो वहाँ पे मेन वर्ब कहलाती है। मतलब इज, एम, आर भी वहाँ पे क्या बन जाएगा? मेन वर्ब बन जाएगा। अब इसी के साथ जैसे देखिए, अब इसी बात को आगे नेक्स्ट, तो यदि लिखा रहेगा, जैसे आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट 2 में, क्या है? यदि किसी वाक्य में दो या दो से अधिक वर्ब हो ना, जब दो या दो से अधिक वर्ब एक साथ प्रयुक्त हो, तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब, सबसे अंत में, पहले नहीं, सबसे अंत में आने वाला वर्ब जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो मेन वर्ब कहलाएगा, सबसे अंत में। मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया कि मैं पहले बोल दिया कि पहले वाला सिर्फ हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, उसके बाद वाला मेन वर्ब, ऐसी बात नहीं है। क्या करेंगे कि अंत में जो आएगा ना वो क्या होगा? सबसे अंत में आने वाला वर्ब क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा, और अन्य जो भी वर्ब है ना वो सब के सब क्या कहलाएंगे? हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे सब। बाकी ऐसे हटा दो, देखिए बाकी और जो भी आएंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स देख, कह रहा है आई हैव बीन रीडिंग, आई हैव बीन रीडिंग। इस सेंटेंस में आप देखें तो हैव और बीन, तो हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन भी हेल्पिंग वर्ब, और रीडिंग है मेन वर्ब। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ये ना अरेंज ही सही से नहीं किया गया है, तो ठीक है, आप ना सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस पे ध्यान दे ले। अब यहाँ के बाद से ये ना गलत है, तो इस पर फोकस ना करें। ठीक है, ये मैं इसे काट दे रहा हूँ, ये
गलत है, इस पे फोकस ना करें। आप बस फर्स्ट सेंटेंस को देखें और इसी में समझ लें कि जब कभी भी आप किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में आपको 2 या 2 से अधिक वर्ब आएंगे तो अंत में, बिल्कुल जो अंत में आएगा ना, जैसे कि इस फर्स्ट सेंटेंस में मैं अब आपको बात करूं, इस फर्स्ट सेंटेंस में, तो इसमें आप देखें तो बिल्कुल लास्ट में कौन वर्ब आया है? रीडिंग। तो रीडिंग आपका क्या कहा गया कि वो क्या है? मेन वर्ब है। इसके अलावा हैव हेल्पिंग वर्ब है और बीन भी हेल्पिंग वर्ब है। तो आई होप कि आपको बात यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। मैं यहाँ से आपको इसे हटा दे रहा हूँ, इसे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको इस पर फोकस नहीं करना है, बस आपको यहाँ तक समझना था। तो आई होप कि आपको ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। यदि बातें समझ में आ चुकी है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।